उसे हम करेंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे 4 शोज, ठीक है। नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा, द मीडिया वाइब्स में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया शो, द गार्डियंस ऑफ हेल्थ। गार्डियंस ऑफ हेल्थ क्या है? इसमें हम डॉक्टर्स के साथ बात करेंगे, चैट शो करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, बीमारियों के बारे में बात करेंगे, बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे उनसे प्रिकॉशंस लिया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर्स के साथ में बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, सबके बारे में आपको पहले से आगाह करेंगे, आपको उनसे निपटने की सलाह मशवरा देंगे। सबसे पहले हम आपको मिला रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रदीप घाटगे से, जो देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने एक दिन में 1700 पेशेंट्स को एग्जामिन किया था और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा। हमारे न्यू एपिसोड गार्डियंस हेल्थ, जो हमने सिर्फ डॉक्टर्स के साथ में चैट शो कर रहे हैं और आपको आपकी हेल्थ के बारे में अवगत कराने के लिए शुरू किया है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टू ड्रीम इट, टू बिलीव इट एंड टू अचीव इट। लेट्स मीट डॉक्टर प्रदीप घाटगे, द बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट इन दिस कंट्री। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज के डॉक्टर हैं, तो आप पिछले कितने साल से आप डायबिटीज के डॉक्टर हैं? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, मेरे खुद की प्रैक्टिस में पिछले 18 साल से हूँ, और अगर उसके पहले का लीलावती और रहेजा वगैरह का सारा एक्सपीरियंस ले ले तो यू कैन से 2004, मतलब ऑलमोस्ट 22 इयर्स, 22 भी नहीं, 23 इयर्स होने को आ गए। 23 इयर्स से आपने डायबिटीज का किया। सो मतलब कि आप पहले से डिटरमाइंड थे कि आपको डायबिटीज ही करनी है? नहीं, ऐसे कुछ सोचा तो नहीं था। बेसिकली देखिए, जब आप MBBS में एडमिशन लेते तो आपको कुछ आपके दिमाग में होता है कि कोई अच्छी सी ब्रांच ले। तो जैसे मेरा फर्स्ट ईयर MBBS हो गया, सेकेंड ईयर MBBS में गया मैंने, तो मैंने देखा कि जैसे पेशेंट को मैं देख रहा हूँ तो मुझको एटलीस्ट मेडिकल पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मुझको सर्जरीज वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मेडिकल पार्ट में जैसे जैसे जब तक मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पहुँचा तब तक मैंने ये देखना शुरू कर दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से आगे डायबिटीज़ बढ़ने वाला है तो बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। मतलब अगर आप देखिए तो 2000 साल के टाइम, मतलब 2000 में मैंने एडमिशन लिया था, 2000 के आसपास, तो उस टाइम पे डायबिटीज उतना प्रीवेलेंट डिजीज नहीं था। लेकिन ये तो दिख रहा था कि जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से कोला कल्चर वगैरह शुरू हो गया था, मॉल कल्चर वगैरह आना शुरू हो गया था अपने कंट्री में, तो ये दिख रहा था कि आगे के आने वाले 2-3 डिकेड्स में डायबिटीज एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और एक ऐसा डिजीज है जो घर घर में होगा, हर घर में होगा। तो ये मैंने भाप लिया था तभी, और मैंने देखा कि ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमको करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब यू कैन रियली, अगर आप चाहे तो सिर्फ आपके क्लिनिक लेवल पे नहीं, अगर आप एक चाहे तो एक नेशन लेवल पे आप चेंज करके दिखा सकते हैं कि जिस हिसाब से डायबिटीज का ट्रेंड बढ़ेगा और नंबर ऑफ डायबिटिक्स बढ़ेंगे। अगर आप इंटेलिजेंटली एक डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाए, अगर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे और बहुत से कुछ नए मेजर्स करे, जैसे वंस अपॉन अ टाइम में पोलियो जैसे हमारे कंट्री में बहुत प्रिवेलेंट था, लेकिन बाद में जैसे पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया, अब इसको हेड तो किसी डॉक्टर ने किया था, और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करके पोलियो प्रिवेंशन प्रोग्राम करके धीरे धीरे पोलियो को कंट्रोल किया गया। इसी प्रकार से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो छुआछूत से नहीं फैलती, उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, NCDs कहते हैं। तो NCDs में डायबिटीज आता है, हार्ट डिजीज आता है, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज आते हैं। तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है जो आप पूरे कंट्री लेवल पर चेंज लाके दिखा सकते हैं अगर आप उसको इंटेलिजेंटली इंप्लीमेंट करो तो मैंने ये भाप लिया था 2000 ईयर में, द ईयर 2000 में। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ब्रांच ली जाए जो आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप होगी और इसमें मेरा करियर भी और पेशेंट के लिए भी मैं कुछ कर सकूँ। तो इस हिसाब से मैंने डायबिटोलॉजी लिया था। दोस्तों, आपको एक और बात बताएं, डॉक्टर साहब ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की, ये फर्स्ट आए थे अपने मेडिकल में
Yeah. राइट, मेडिकल एग्जाम में, या फाइनल ईयर एमबीबीएस में, फाइनल ईयर एमबीबीएस में, फाइनल ईयर एमबीबीएस और में जो मेडिसिन में। मेडिसिन में फर्स्ट आए हैं, और जो सेकंड आया था उनके और इनके मार्क्स में, परसेंटेज में 10% का फर्क रहा, इतना बड़ा गैप। इट्स अ बिग अचीवमेंट सर। थैंक यू। और आपको एक और बात बता दे, डॉक्टर साहब की डायबिटीज के लेकर जो लगन है, इनकी जो सोच है, इनकी मेहनत है, इन्होंने एक दिन में कितने किए थे आपने सर? एक दिन के आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने किया गिनीज था, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। आपने कितने किए थे एक दिन में? 14 नवंबर 2014 को जो हमने एक दिन में डायबिटीज हेल्थ स्क्रीनिंग का कैंप किया था, उसमें 1600 से भी ज्यादा पेशेंट एक दिन में स्क्रीन किए थे डायबिटिक फुट के। सिर्फ डायबिटिक फुट के 1600 पेशेंट एक जगह पे जमा करना बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से हमने ये प्लान किया था और किया था। और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इंडिया में शायद ही कोई डॉक्टर होगा जो सुबह 5 बजे अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, और 5:15 बजे भी अगर आप पेशेंट आ जाए तो भी उसका नंबर 6, 6:30 के पहले नहीं आ सकता। पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, और ये पहले डॉक्टर हैं जो सुबह 5 बजे अपना क्लिनिक खोलते हैं और अपनी लगन के साथ। और ऐसा नहीं कि ठीक है 10 बजे बंद भी कर दिया, वो बंद भी तभी होता है जब सारे पेशेंट्स चले जाते हैं। कभी इनको 1 बज जाते हैं, दोपहर के 2 बज जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या प्रोग्राम रहता है? पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है आपकी? देखिए, यूजुअली मैं 3 बजे सुबह में उठता हूँ, 3:30 बजे मेरा जिम ट्रेनर घर पे आता है। मैंने घर के अंदर ही जिम बनाया हुआ है, तो 3:30 से लेके 5 बजे तक जिम करता हूँ। फिर तैयारी वगैरह करके एक 5:30 पौने 6 बजे तक मैं क्लिनिक में आ जाता हूँ। फिर उसके बाद में जो क्लिनिक चालू होता है तो वैसे टाइम 1 बजे तक है, लेकिन यूजुअली ये 3-4 बजे तक खत्म होता है। फिर मैं घर पे जाता हूँ और थोड़ा टाइम सो जाता हूँ, और उसके बाद में फिर 5-5:30 बजे के बाद में सारे वाइफ वगैरह घर पे आ जाती है, बच्चा घर पे आता है, तो हम पूरा फैमिली टाइम यूज़ करते हैं और रात को 9 बजे हम लोग सो जाते हैं। तो द रीज़न कि मैंने ऐसा लाइफस्टाइल बनाया, पहले मैंने देखा कि मेरा भी लाइफस्टाइल खराब ही था, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करता था। लेकिन कोविड में लकीली मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि शाम की इवनिंग की प्रैक्टिस बंद करने का, क्योंकि उस टाइम पे शाम को कोविड में कर्फ्यू लग जाता था। एंड देन दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द इवनिंग प्रैक्टिस। तो धीरे धीरे इवनिंग प्रैक्टिस बंद ही हो गया और ऐसे प्रकार से हो गया। तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि यूजुअली अगर आप देखें तो एक डॉक्टर पेशेंट को बहुत सारे चीज़ें बताते, प्रीच बहुत सारी चीज़ें करते, मतलब बताते कि ऐसा डाइट करना चाहिए, ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइफस्टाइल ऐसी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अपने बिजी लाइफस्टाइल की वजह से और अपने कमिटमेंट्स की वजह से वो खुद नहीं कर पाते। तो ऐसे फायदा क्या है कि जब आप दुनिया को सिखा रहे हो और खुद अडॉप्ट नहीं करें। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हमेशा अपने वैसी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं चाहिए, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज अगर आपको नहीं चाहिए, तो ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए जो आपके दादाजी या दादी जो फॉलो कर रहे थे, एंसेस्टर्स फॉलो कर रहे थे। तो आप देखिए, हमारे दादा दादी कितने बजे उठते थे? सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे से अपने खेत वगैरह में चले जाते या काम पर लग जाते थे, और शाम को 5-6 बजे तक घर पे आ जाते थे। इसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता था, और रात को सही टाइम पे सोते थे, सही टाइम पे खाते थे, और उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहता था। उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस होते ही नहीं थे, जैसे डायबिटीज वगैरह बहुत अनकॉमन था। तो मैंने कहा कि अगर मैं लोगों को ऐसा बता रहा हूँ तो खुद की लाइफस्टाइल में भी तो ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा लाइफस्टाइल हो गया, और आज मैं आई एम हैप्पी कि मैं ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। एंड दिस इज द रीजन इन्होंने अपनी वर्क एंड लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर रखा है। कोशिश करिए। और आपको एक और बात बता दें दोस्तों कि डॉक्टर नॉर्मल केसेस तो खैर कोई भी करते हैं, बट इन्होंने महारत हासिल कर रखी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायबिटीज को हैंडल करने में। जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं ये उनको बहुत इजीली हैंडल करते हैं। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कुछ बताइए। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जिनको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, मतलब डायबिटीज की वजह से हार्ट पर भी असर है, किडनी पर असर है, रेटिना पर असर है, ऐसे कॉम्प्लेक्स पेशेंट ज़्यादा आते हैं। फिर एटिपिकल केसेस बहुत आते हैं। एटिपिकल केसेस मतलब बहुत से डॉक्टर के पास जाके आ चुके हैं, डायग्नोज नहीं कर पा रहे कौन से टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, कभी कभी लाडा टाइप का डायबिटीज होता है, LADA लाडा, जिसको लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ द एडल्ट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वियर्ड टाइप के डायबिटीज होते हैं, या कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से होने वाले डायबिटीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाती है कभी कभी। तो ऐसे केसेस जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर उसको हम डायग्नोज कर पाए, उसके साथ जस्टिस कर पाए। तो ये कोशिश करता हूँ मैं ये करने की। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है? बेसिकली रक्त में शर्करा की मात्रा जब बढ़ने लगती है, मतलब खून में शुगर की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो उसको डायबिटीज कहा जाता है।
तो ये विविध कारणों के कारण हो सकता है। अगर आपके शरीर में बराबर से इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको आपका शुगर बढ़ने लग जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ने लग जाएगा। या फिर अगर आपका शुगर बराबर से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो आपका शुगर बढ़ सकता है। तो वो कोई भी कारण से डायबिटीज बढ़े, लेकिन शुगर बढ़े, लेकिन शुगर बढ़ने पर हम उसको डायबिटीज कहते हैं। ये डेफिनेशन। और डायबिटीज आती कैसे है? तो देखिए, ज्यादातर लोगों को जो डायबिटीज, कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है, अभी मैं आपको डायबिटीज के प्रकार कहूंगा। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों को होता है, टाइप 2 डायबिटीज जो ज्यादातर एडल्ट्स को होता है। मतलब आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं मुझको, उसमें से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो ये दो सबसे कॉमन डायबिटीज है। तीसरा है प्रेगनेंसी में आने वाला डायबिटीज, और चौथा है बाकी सारे प्रकार के डायबिटीज। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के डायबिटीज आते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज तो आपका इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, पैंक्रियास पर अटैक होता है किसी वायरस वगैरह का, और या फिर कभी कभी दूसरे कारणों का, और उसके वजह से पैंक्रियास इंसुलिन बनाना टोटली बंद कर देता है। तो इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 में क्या होता है, यूजुअली आपके खानदानी होता है, जेनेटिक्स में होता है। आपका वजन बढ़ने लगता है, यूजुअली स्थूल हो जाते हैं ऐसे लोग, मोटापा आ जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को मोटापा की वजह से, बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ये बहुत ज़रूरी है, खाने पीने का टाइम सही नहीं होने की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से जो डायबिटीज़ आता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे कॉमन डायबिटीज़ है और इसमें हमको चेंजेस करने के लिए कुछ पॉसिबल है। अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ तो एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपके हाथ में बहुत कुछ कम है। अगर उस बच्चे को डायबिटीज़ होना है, मतलब उस बच्चे का पैंक्रियास खराब होना है, तो उसको अनफॉर्चुनेटली कोई वायरल डिजीज आ जाता है और उसकी वजह से उसको टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो इसमें प्रिवेंट करने जैसा कोई खास नहीं है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रिवेंट करने जैसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है तो आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज आने के चांसेस हो सकते हैं। अदर टाइप ऑफ डायबिटीज में भी, ज्यादातर टाइप ऑफ डायबिटीज में प्रिवेंशन के चांसेस बहुत कम है यूजुअली है, लेकिन टाइप 2 में प्रिवेंट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करके, सोने के पैटर्न अच्छे करने, नींद की पैटर्न अच्छे करके, आपका वजन कंट्रोल करके, आपका दिनचर्या अच्छी करके आप कर सकते हैं इसको। तो हम ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज पे आज डिस्कस करेंगे। आप डायबिटीज को रोक सकते हैं? देखिए, वही मैंने कहा, टाइप 2 डायबिटीज में जो रिस्क फैक्टर है, अगर उस पर आप कंट्रोल करो तो आप टाइप 2 डायबिटीज को रोक सकते हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज की मैंने बताया कि अगर आप मोटापा कंट्रोल करते हो, आप अपने सोने के ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न बराबर रखते हो। ठीक है, आजकल के देखिए ज्यादातर लोगों का वो इतने ओवरवर्क्ड है, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, उनके खाने का कोई टाइम नहीं है। भले वो 3 बार या 4 बार या 5 बार जो भी खा रहे, टाइम टेबल नहीं है। लंच हो रहा है शाम को 4 बजे, डिनर हो रहा है रात को 12 बजे, 1 बजे, तो पूरा पैटर्न हेवायर है। फास्टिंग, मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट का तो टाइम ही नहीं है। ऐसे बहुत कॉमन होता जा रहा है। सोने का पैटर्न पूरा बिगड़ता जा रहा है, रात को 2-2, 3-3 बजे लोग सो रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, बहुत से पेशेंट्स 8-8, 9-9 घंटे सो रहे हैं, लेकिन उनके सोने के टाइम बहुत अजीब है। रात को 2-3 बजे सोएंगे या 12-1 बजे सोएंगे और सुबह 10-10 बजे तक सोते रहेंगे। तो लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। आज एक टिपिकल, आज का यंगस्टर वो घर से निकलता है, नीचे गाड़ी या ऑटो या रिक्शा में बैठ जाता है, अपने काम के जगह जाता है, या फिर कॉलेज में, स्कूल में जो भी होगा उसमें जाता है, वापस सेम गाड़ी में घर पे आता है, गाड़ी या ऑटो में, और वापस अपने काम पे लग जाता है, या जो दिनचर्या है उसमें लगता है। तो बेसिकली पहले ज़माने में, जब मुझको याद है, हम बचपन में, जैसे समझो हम स्पेशली अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते, वो तो हम करते थे कि खेल कूद करते थे, वो आज का यंगस्टर नहीं कर रहा है। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, हम इवन मार्बल्स खेलते थे, बहुत सारे, बहुत कुछ खेलते थे, फुटबॉल वगैरह खेलते थे, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती। प्लस मुझको याद नहीं कि कभी मैं मेरे घर से स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक रिक्शा में गया। हम हमेशा चल के जाते थे। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भी चलना होता था, ट्रेन में भी खड़े रहना होता था बहुत बार। तो हमारी अच्छी खासी डे टू डे एक्टिविटी ही अच्छी खासी थी, जो कि आज कंप्लीटली स्टॉप हो गई आज की जनरेशन। एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आदमी भी, एक चौल में रहने वाला इंसान भी ऑटो रिक्शा टैक्सी में जा रहा है। तो डे टू डे एक्टिविटी ही बहुत कम हो गई है, और उसके बाद में एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा घंटे बैठे रहते हैं। सो यू कैन से सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग।
मतलब जैसे स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वैसे आज के यंगस्टर्स को सिटिंग की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। आप टिपिकली देखिए आजकल आईटी इंडस्ट्री वाले 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने होते हैं, 10-10 11-11 घंटे। तो उसके बाद में भी वो 2-3 घंटे घर पे आके भी कभी कभी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं। सो सिटिंग टाइम बहुत बढ़ गया। आप कंटिन्यूस सिटिंग रहते हो तो एक्टिविटी और कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर कर्टेल किया जाए, मतलब अगर ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपको डायबिटीज होने के चांसेस कम होंगे, आपका स्थूलपना कम होगा। प्लस दूसरा होता है कि आप जब एक ही जगह पर बैठे तो आपका डाइट वगैरह भी, अभी जैसे आईटी कल्चर में टिपिकली है, आईटी वाले ये जो बंदे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो वो एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं और यूजुअली वो ब्रेक्स में भी है ना खाना उधर ही मंगाते हैं, उनकी कैंटीन वहाँ पे ला के दे देती है टेबल पे उनको, और बर्गर पिज्जा कोला ऐसी ही चीज खा रहे हैं। तो सारी की सारी लाइफस्टाइल ही खराब है, बहुत कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, कैलोरीज कंज्यूम बहुत सारी कर रहे हैं, मतलब अंदर बहुत सारा डाल रहे हैं लेकिन बाहर निकाल नहीं रहे, मतलब एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है कैलोरी का। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, चलना फिरना, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर आप 3-3 हज़ार कैलोरी 4-4 हज़ार कैलोरी रोज के खा रहे हैं और आप यूज सिर्फ 1200 1300 1400 कर रहे हो, आपका स्थूलपना तो बढ़ता जाएगा ना। जैसे बैंक में आप पैसे डालते जा रहे हो लेकिन आप निकालते ही नहीं, यूज नहीं करते, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो आजकल सभी का बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम टाइप 2 को तो केवल प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपने बताया, yes. इसको एक्सपेंड करके हम टाइप 2 को ये कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1 को नहीं कर सकते। देखिए टाइप 1 में प्रॉब्लम क्या है, एक ऐसा अननोन इन्फेक्शन हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एक छोटा बच्चा थोड़ा सा डल हो जाता है, वो एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करता है, पेट में दर्द हो रहा है, नॉजिया वॉमिटिंग जैसा कंप्लेन होने लगता है उसको, और सडनली वो कोमेटो स्टेज में जाके आईसीयू में एडमिट हो जाता है। उसका शुगर इतना बढ़ जाता है, उसके बॉडी में कीटोन्स डेवलप होते हैं और बच्चा कोमा में चला जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। या कभी कभी वो ऐसे स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच जाता है कोमा में जाने से पहले और उसको ट्रीटमेंट चालू कर दी जाती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोज कर लिया जाता है। तो इसमें इतना फास्ट होता है ये कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कि इसमें प्रिवेंशन जैसा कोई रोल नहीं है। अभी जैसे मैंने टाइप 2 डायबिटीज का कहा, तो टाइप 2 डायबिटीज समझिए, अगर आज मैं 30 साल के लड़के को टाइप 2 डायबिटीज देख रहा हूँ, अगर मेरे क्लिनिक में आया है ऐसा पेशेंट 30 साल, तो उसका डायबिटीज होने की या बॉडी में कुछ चेंजेस होने की शुरुआत उसके 10 साल में या 15 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में हो गई थी। तो अगर उसी स्टेज पे अगर कोई देख लेता कि इसका मोटापा बढ़ता जा रहा है, इसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इसके गर्दन पे कालापन आ रहा है, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं उसको, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, काला आने लगता है, स्किन टैग्स आने लगते हैं, मराठी में उसको चामखिड़ कहते हैं, हिंदी में अभी उसको मस्सा कहेंगे, मस्से आने लगते हैं और मस्से के साइज बढ़ने लगते हैं। अगर ये चीजें अगर आप पिकअप कर लेते हो, अगर आप देखते हो कि इस यंगस्टर का, इस 22 साल के या 20 साल के बच्चे का डबल चिन आने लगा है, उसका फैट एबनॉर्मल जगह पर डिपोजिशन हो रहा है, एबनॉर्मल जगह पर मतलब अराउंड द वेस्ट डिपोजिशन हो रहा है, लेडीज में अराउंड द हिप्स डिपोजिशन हो रहा है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर उसने कोई हेल्थ चेकअप किया है, उसमें अगर फैटी लीवर दिखा रहा है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये पेशेंट वो है जिसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर बहुत से पेशेंट्स को डायबिटीज आने से पहले उनका स्नोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ साल पहले तो वो खराटे लेने लगते हैं, और खराटे लेने का भी एक टिपिकल पैटर्न होता है। देखिए ये एक नॉर्मल इंसान खराटे लेता है। अब एक स्लीप एपनिया वाला पेशेंट कैसे खराटे लेता है? स्लीप एपनिया नाम का एक बीमारी है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसमें नींद में ही आपकी सांसें अटकने लगती है, मतलब आप सोते रहते हो उसमें, जिसमें आपकी सांस अटक जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए आप सांस नहीं ले पाते हो, फिर वापस से सांस लेते हो, फिर कुछ सेकंड के लिए नहीं ले पाते हो, फिर कुछ वापस लेते हो, तो इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे स्नोर करते वो। अब पेशेंट खराटे ले रहा है, अचानक से उसकी सांस कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाए, फिर वो एकदम रेस्टलेस हो जाता है और उठने जैसा हो जाता है, लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह से उठता नहीं नींद में से, और वो जोर जोर से खराटे लेने लगता है वापस से, फिर ऑक्सीजन लेवल वापस एडिक्वेट हो जाता है, और ऐसे रात को पूरी रात भर वो 8 घंटे अगर सोया है तो पूरी रात भर ऐसे सांस अटक रही है चल रही है, सांस अटक रही है चल रही है। आप सोचिए कि कितना बुरा असर बॉडी पे होता रहेगा। तो जब आपकी सांस अटकती है तो उस टाइम पे बॉडी में एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं और ये डैमेज करते हैं बॉडी को, और
ये अंदर डैमेज कर करके आपको हार्ट की डिजीज होने के चांसेस, पैरालिसिस के आने के चांसेस, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ा देती हैं। आपने पिछले साल देखा होगा बप्पी लहरी की जो डेथ हुई, जो इंडियन एक म्यूजिक कंपोजर थे, उनकी जो डेथ हुई वो स्लीप एपनिया के वजह से हुई थी। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन लोग डायग्नोज ही नहीं कर पाते। बहुत बार अच्छे अच्छे डॉक्टरों का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता, और बहुत सी बार पेशेंट हमको आके ये चीज़ बताते ही नहीं, उनको शर्म आती है, या कभी कभी उनको खुद को ये पता नहीं होता क्योंकि उनकी वाइफ परेशान होती रहती है, लेकिन वो वाइफ बताती नहीं हस्बैंड को कि आप इतने जोर जोर से कराटे लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे खराटे लेते हैं। अगर आपके फैमिली में अगर कोई इस तरह से खराटे ले रहा है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, एक स्लीप स्टडी करवा के देखिए, या फिर अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि क्या स्लीप स्टडी कराने की जरूरत है, या फिर कम से कम एक, अगर वीडियो बना सकते तो कम से कम एक 5-10 मिनट का वीडियो बना लीजिए और वो अपने डॉक्टर को बताइए, तो काफी फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्लीप एपनिया का पेशेंट कैसे प्रकार से खराटे लेता है। अब समझ गए, मतलब सांस एक्चुअली कुछ सेकंड्स के लिए अटक गई थी और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पेशेंट आधा अधूरा नींद में से उठ गया है और वो जोर जोर से खराटे ले रहा है, एकदम सडनली स्नोरिंग बढ़ गई और उसको ऑक्सीजन उतना मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप सो रहे हैं और अगर मैं आपका नाक ऐसे पकड़ रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, हर मिनट में 10 सेकंड के लिए या हर 2 मिनट में आपके 30 सेकंड के लिए नाक बंद कर रहा हूँ, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और छोड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आप कितने रेस्टलेस हो जाएंगे उस टाइम पे। भले आप नींद में से उठेंगे नहीं क्योंकि आप गहरी नींद में थे, लेकिन आपके बॉडी को कितना डैमेज होगा। तो यही कुछ स्लीप एपनिया करता है। आपके अंदर के मसल्स के एरिया में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन होता है। उसके वजह से जब आप सोते हैं फ्लैट, स्पेशली फ्लैट जब सोते हैं, तो जब आप गहरी नींद में होते तो एयरवे कोलैप्स हो जाता है, तो खराटे लेने लगते हैं आप। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब ये मोटे लोगों में तो बहुत कॉमन है। तो इसमें स्लीप स्टडी आप जब कराते हैं तो आपको दिखता है कि एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स कितना है। तो 30 के ऊपर अगर एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स है तो उसको सीवियर स्लीप एपनिया कहा जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये जो आजकल एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन हो रहा है ये बहुत कॉमन है। तो ये मुझको याद है 25-30 साल पहले जब मैं MBBS कर रहा था या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने देखा इतना कॉमनली हमको दिखते नहीं थे ऐसे स्थूल लोग या फिर ऐसे एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन वाले, क्योंकि उस टाइम पे लोग हेल्दी थे, एक्टिव थे, ये कोला बर्गर पिज्जा से दूर थे। लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। हम तो छोटे छोटे मतलब 12-12, 15-15 साल के लोग देखते हैं जिसको बहुत एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन होना शुरू हो गया इस एरिया में। तो ये एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन पे बहुत ज़्यादा बोला जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम आज भी डायबिटीज़ के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जब बात करते हैं तो हम आँख, हार्ट, किडनी, पैर इसी तक सीमित हो जाते हैं। एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन कहाँ पर होता है डायबिटिक पेशेंट में या मोटे पेशेंट में, स्टूल पेशेंट में? तो वो ओरोफैरिंग्स में हो सकता है, इसको ओरोफैरिंग्स कहते हैं, उसके वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है। पैनक्रियाज में हो सकता है, उसके वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। लीवर में हो सकता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी शुड टॉक अबाउट डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लीवर। आज फैटी लीवर ये बहुत कॉमनली बढ़ता जा रहा है, ऐसा एक प्रॉब्लम। क्या फैटी लीवर बहुत कॉमन है? यस, अगर मैं बैठे हुए सारे पेशेंट्स का, डायबिटिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में बैठे हुए सारे डायबिटिक पेशेंट का सोनोग्राफी करवाने लग जाओ तो 75% लोगों को, मतलब हर 4 में से 3 पेशेंट्स को फैटी लीवर निकलेगा। क्या अब ये सारे के सारे फैटी लीवर को लीवर डिजीज होने वाला है? नहीं, लेकिन इसमें से एटलीस्ट हर 4 पेशेंट जिनकी मैं सोनोग्राफी करूं, इसमें से कम एक पेशेंट को फाइब्रोसिस वगैरह या फिर उससे भी ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लीवर में फाइब्रोसिस होता है और ये फाइब्रोसिस खराब होते होते धीरे धीरे सिरोसिस होता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा फाइब्रोसिस सिरोसिस क्या होता है। तो देखिए, हमारा यकृत मतलब लीवर यहाँ पर होता है और एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। अभी हमारे बॉडी में स्किन के बाद में कोई सबसे फास्ट रीग्रो होने वाला ऑर्गन है तो वो लीवर है। स्किन मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। स्किन फास्ट रीग्रोइंग है मतलब जब हम रोज सुबह नहाकर बाहर निकलते हैं और हम टॉवेल से हमारे बॉडी को पहुंचते हैं तो बहुत सारे सेल्स गिर जाते हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट रीजनरेट हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि हम
सो के उठते हैं, नींद नहाते हैं, उठते हैं, और हम जब नहा के मतलब टॉवेल से हमारी बॉडी पोंछ देते तो हमारी चमड़ी छिल गई है और 2 दिन तक वैसे ही छिली हुई है? नहीं, हमको वैसे की वैसी चमड़ी दिखती है, क्योंकि जैसे ही एक लेयर जाता है दूसरा लेयर उसको टेक ओवर कर लेता है। तो स्किन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद में कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू है हमारे बॉडी में तो वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, अवयव कहना चाहिए हिंदी में, और ये बहुत फास्ट रीजनरेट होता है। देखिए, लोग सालों साल तक दारू पीते हैं तब जाके उनका लीवर फेल होता है, जल्दी फेल नहीं होता। तो लीवर एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गन है जो बहुत फास्ट रीजनरेट होता है और बहुत अच्छी तरह से रीजनरेट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अभी ये लीवर के अलग अलग सेल्स इमेजिन कीजिए, अगर ये दिख रहा है आपको तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है। अब इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बराबर, छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स हैं। अगर इसमें चर्बी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा होने लग जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल्स इतने फूग जाएंगे कि उसके वॉल्स पे, मतलब उसके बॉर्डर पे बहुत प्रेशर आने लगेगा और वो धीरे धीरे वो सेल्स डैमेज होने लगेंगे। तो जब वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो धीरे धीरे फाइब्रोसिस होगा। फाइब्रोसिस मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कोई भी हमको इंजरी होती है या जख्म होती है तो वो हील होती है फाइब्रोसिस के साथ। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, मुझको यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो, यहाँ पर बचपन में कुछ लग गया था, तो अब आज तक 40-45 साल बाद भी वो स्कार है क्योंकि वो जख्म डीप हुआ था। तो कहने का मतलब ऐसा कि जब भी कोई इंजरी होती है ह्यूमन बॉडी में, अगर वो बहुत माइनर लेवल पे हो तो वो स्कार इतना अच्छे से हो जाता है कि वो स्कार दिखता नहीं है हमको। लेकिन अगर डीप स्कार हो तो स्कार दिखने लगता है, अगर बहुत डीप वुंड था। क्लासिकल एग्जांपल, जब कोई जल जाता है तो जलने के बाद में देखिए जो वो ठीक हो जाता है तो बहुत सारे स्कार रह जाते हैं। सो कहने का मतलब कि जब भी बॉडी में कोई इंजरी होता है तो इंजरी के बाद में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन के बाद में हीलिंग होता है और हीलिंग के बाद में फाइब्रोसिस होता है। तो अब आप इमेजिन कीजिए, इस लीवर में छोटे छोटे बहुत सारे फाइब्रोसिस हो गए, तो धीरे धीरे उस एरिया का लीवर सिकुड़ने लगता है, उस एरिया का। अब इतने बड़े लीवर में जब थोड़ा सा पार्ट सिकुड़ जाता है तो कुछ पता भी नहीं चलता, ना फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है, ना दिखने में कोई प्रॉब्लम होता है, ना सोनोग्राफी पे दिखेगा, ना एमआरआई पे दिखेगा। लेकिन जब बहुत मल्टीपल जगह पर फाइब्रोसिस होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो पार्ट सिकुड़ने लगता है, उसको कहते हैं फाइब्रोटिक लीवर, छोटा होने लगता है लीवर। और फिर ऐसे लीवर में आगे चल के बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस जब हो जाता है और बहुत ही हार्ड लीवर होता है, उसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर, जहां पर लीवर फेल हो चुका है और ये पेशेंट अब ज्यादा से ज्यादा 5 या कुछ और साल जी लेगा। तो सिरोसिस ऑफ द लीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही नॉट स्पोकन, मतलब अनस्पोकन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। लोगों को ये पता ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो सिरोसिस ऑफ द लीवर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, विलासराव देशमुख, जिनको सिरोसिस ऑफ द लीवर हो गया था और फिर एंड स्टेज में उनको चेन्नई लेके गए थे और वो बच नहीं पाए। उस जमाने में बड़े बड़े अच्छे मॉडलिटीज नहीं थे, इसलिए हम टेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज के ज़माने में अच्छे मॉडलिटीज आ गए जिसमें हम इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में लीवर को चेक कर सकते हैं। तो आजकल वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी नाम का एक टेस्ट है जो अर्ली स्टेज में हमको फाइब्रोसिस बता देता है और हम पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस में जाने से रोक सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट बहुत महंगा होता है, बहुत कम हॉस्पिटल में, मुंबई में गिने चुने हॉस्पिटल में होता है। तो एक तो ये काफी महंगा टेस्ट है, मतलब 15-16 हज़ार रुपए का टेस्ट होता है और इजीली अवेलेबल भी नहीं। अब हम हमारे क्लिनिक में हर महीने में बहुत ही नॉमिनल रेट में इसका एक कैंप भी करते हैं और हमारे पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत सारे हमारे पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं और प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब जगह पर ऐसा हो नहीं रहा है। अवेयरनेस अमॉन्ग पेशेंट्स इज रियली वेरी लो। अवेयरनेस अमॉन्ग डॉक्टरों में भी इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने लोगों को लीवर का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें सबसे नंबर 1 पर है दारू, अल्कोहल की वजह से सबसे ज्यादा सिरोसिस हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, और तीसरे नंबर पे ओबेसिटी, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होने वाला। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे।
ये इतना कॉमन होता जा रहा है कि मेरे क्लिनिक में आने वाले, आप कहे अगर मैं सबके सब पेशेंट्स का वीसीटी करवाऊं, वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी कराऊं, तो मेरे पेशेंट के 25 से 30% पेशेंट्स को कुछ ना कुछ फाइब्रोसिस निकलता है, लेकिन पेशेंट विलिंग ही नहीं होते, उनको उतना इग्नोरेंस होता है, इतना उनको समझता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हर एक डायबिटिक पेशेंट को ईसीजी करना जरूरी है, जैसे हर एक डायबिटिक पेशेंट का हम आंख का पर्दा तपास करवाते हैं। मुझको याद है जब 18 साल पहले मैंने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया था और मैं पेशेंट्स को कहता था कि आंख का पर्दा तपास करो, तो पेशेंट मुझको कहते थे कि हम नहीं जाएंगे आंख के डॉक्टर के पास, अननेसेसरी आप पैसे खर्चा करवा देते हो, कुछ मतलब तो है नहीं, क्या निकलने वाला है आंख में, मुझको सब कुछ सही दिख रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि आंखों का पर्दा हर एक डायबिटिक पेशेंट ने कम से कम 1 साल में एक बार करवाना चाहिए। ईसीजी हर एक पेशेंट ने कम से कम साल में एक बार करवाना चाहिए। वैसे ही हर एक डायबिटिक पेशेंट ने साल में एक बार कम से कम वीसीटी का स्कैन करवाना चाहिए। पर कंट्री में इतना अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों में इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, टेस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, 15-15, 16-16 हज़ार रुपए के टेस्ट हैं। ये हमने हमारे क्लिनिक में तो बहुत चीप कर दिया है, इसीलिए हमारे पेशेंट्स के लिए ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल बहुत महंगा पड़ता है। हमारे क्लिनिक में तो ऑलमोस्ट सोनोग्राफी के रेट में ही हम कर देते, इतना सस्ता कर दिया वीसीटी। आई थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए। जब अवेयरनेस आएगी तो हम अर्ली स्टेज में लीवर के सिरोसिस को पकड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के स्टेज तक जाएंगे ही नहीं। अगर आप आज देखें जितने भी लोग ऑर्गन डोनेशन, आपने सबने सुना होगा, तो हमारे देश में ऑलरेडी ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस। ऑर्गन डोनेशन मतलब जैसे मरने के बाद में आंख डोनेट करनी चाहिए, मरने के बाद में हार्ट डोनेट करना चाहिए, किडनी डोनेट करनी चाहिए, लीवर डोनेट करनी चाहिए। अब हम मरने के बाद में हम ऑर्गन्स को लेके जाके क्या करेंगे? एक तो उसको जला देंगे या उसको दफना देंगे। तो उससे अच्छा जब हमारी मृत्यु होती है तो ये ऑर्गन्स अगर हम देके जाए तो दुनिया में कोई और 4 या 5 लोग जी लेंगे, अच्छे से जी लेंगे। पर ऑर्गन डोनेशन के बारे में हमारे देश में बहुत ही कम अवेयरनेस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अपनी बॉडी प्लेज करके रखी, जैसे अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी जाएगी, ये मैंने अपना प्लेज करके रखा है ताकि उस बॉडी पे लोग सीख सके और डॉक्टर बन सके। लेकिन हमारे देश में लोगों को एक अजीब फैसिनेशन है कि मरने के बाद में भी अपनी बॉडी जला देंगे या दफना देंगे, लेकिन उसको किसी को डोनेट नहीं करेंगे या ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेंगे। तो आई थिंक इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ना चाहिए। अब कमिंग टू ऑर्गन डोनेशन एंड आज के टॉपिक, जब लोग ऑर्गन डोनेट भी कर देते तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये ऑर्गन फिट नहीं होते डोनर के लिए। जैसे क्लासिकली लीवर के बारे में बोलता हूँ आपको, जितने भी लोग लीवर डोनर करके जाते हैं ना, उसमें से इंडिया में 60% लोगों का लीवर डोनेटेड लीवर मतलब लीवर डोनेशन के क्राइटेरिया में ही फेल हो जाते, क्योंकि उनके लीवर में इतना फैट डिपोजिशन होता है या ऑलरेडी थोड़ा फाइब्रोसिस शुरू हो गया होता है कि वो डॉक्टर रिफ्यूज कर देता है कि अगर आप समझिए फॉर एग्जांपल मेरा लीवर किसी को देना है मुझको, या मतलब लीवर पूरा नहीं दिया जाता है, अगर जीते जी उसका एक स्लाइस दिया जाता है जो दूसरे ऑर्गन में दूसरे पेशेंट में डालने के बाद में वापस ग्रो होकर पूरा लीवर बन जाता है। तो समझिए मुझको मेरे किसी फैमिली मेंबर को लीवर देना है, से मेरी बहन को लीवर देना है, तो लीवर का साइज, तो मैं गया तपास के लिए। अब मेरा सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, सारे रिपोर्ट मैच हो गए, सब हो गया, जेनेटिक्स भी सेम है मेरा मेरी बहन का, तो वो भी मैच हो गया। लेकिन मेरे लीवर में इतना फैट डिपोजिशन है, से मैं दारू पीता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसके वजह से, वैसे मैं दारू नहीं पीता लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ, तो अल्कोहल पीने की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से मेरे लीवर में अगर बहुत ही ज्यादा फैट हो तो वो ऑर्गन डोनेट करने के लायक ही नहीं बनता। या फिर मैं बहुत ज्यादा स्थूल हूँ तो उसकी वजह से ऑलरेडी फैट है, या फिर मैं कुछ ऐसी गलत दवाइयाँ ले रहा हूँ जिसकी वजह से लीवर में फैट डिपोजिशन हो। तो डोनर तैयार है, रेसिपिएंट तैयार है, सारे ब्लड टेस्ट मैच हो गए, सब कुछ मैच हो गया, लेकिन इतना ज्यादा फैट है लीवर में कि वो ऑर्गन डोनेट नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही कॉमन है। तो आई थिंक इसके बारे में भी अवेयरनेस ग्रो होना चाहिए हमारे कंट्री में ऑर्गन डोनेशन की वजह से बारे में। और क्यों बहुत से ऑर्गन डोनेशन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लीवर फेल होते हैं या उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचते जिधर डोनर रेसिपिएंट को वो ऑर्गन दे पाए या ऑर्गन का पार्ट दे पाए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो आई होप मैंने क्लियर मैसेज दिया है कि ऑर्गन डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लियर मैसेज दिया कि डायबिटीज की वजह से लीवर पर कितना बड़ा असर हो सकता है और हम उसको अर्ली स्टेज में वीसीटी जैसे स्कैन से पिकअप करके कॉम्प्लिकेशंस कितनी हद तक प्रिवेंट करते हैं। लेकिन लोगों में कभी कभी हमको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है जब हम पेशेंट्स को समझाते
कि ये इतना वैल्यूएबल टेस्ट है कि आप आगे के कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सको, लेकिन पेशेंट को यही नहीं लगता। पेशेंट को लगता है इतने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, ईसीजी करा लिया, सब कुछ करवा लिया, अभी बहुत सफिशिएंट हो गया। तो एक वीसीटी का स्कैन करवा के अर्ली स्टेज में पकड़ना ही नहीं चाहते कॉम्प्लिकेशन। मतलब अभी भी आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ये बहुत गलत धारणा है कि टेस्ट करा लूंगा या टेस्ट करा लूंगी तो कुछ नया निकल जाएगा और उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अरे निकल जाएगा तो अच्छा है, उसको उस स्टेज में कंट्रोल कर लेंगे हम, कम स्टेज में। या नहीं निकलेगा तो अच्छा है। कभी नहीं निकलता तो पेशेंट तो कहते हैं टेस्ट के पैसे वेस्ट हो गए। मैं तो कहता टेस्ट के पैसे यूज हो गए, अच्छा हुआ नहीं निकला। बट अनफॉर्चुनेटली ये कहीं ना कहीं हमको मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी। सम ऑफ दैट टिपिकल मेंटेलिटी ऑफ रिपल्शन टू डॉक्टर, रिपल्शन टू इन्वेस्टिगेशंस, रिपल्शन टू ट्रीटमेंट, ये बहुत एग्जिस्ट करता है हमारे कंट्री में। ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए। तो ये कन्वे करना चाहूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि डायबिटीज की वजह से हमें स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, होती है, और हमें लिवर की भी, लिवर के इतने डेंजर सारे स्टेजेस आपने बता दिए, लिवर की प्रॉब्लम होती है।